नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इस दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर यात्रा प्रतिबंध के चलते विश्व के विभिन्न हिस्सों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। इसी कड़ी में ओमान में फंसे भारतीयों को भी स्वदेश लाया गया और ओमान के मस्कट से चेन्नई के लिए दूसरी प्रत्यावर्तन उड़ान में सवार होने के लिए भारतीय नागरिक मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। इसी दौरान वापस लौटने वाले लोगों से बात की गई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। New Delhi, I came to Manila on March 3rd, and I was supposed to leave in 15 days time, and the lockdown started. I was stuck here and I have medical issues and I needed medical treatment also. With all this, Indian Embassy helped us, and whenever evacuation started, they have been very cooperative. They have taken full care of our questions and answers, and they have been very kind. There has been a very good support from Indian Embassy in Manila. Standing here in Manila. I came to Manila last year in March as I was working here with Asian Development Bank. But I was working on a contract and my contract got ended in March and I got stranded here just before the lockdown and I couldn't go back. For 2 months I have been staying at a friend's house, but right when a glimmer of hope came and I got an email from the Embassy of India that the Indian government are making arrangements for people to go back to India, and right at a time when all the hope was lost, I guess this was the time I have been looking forward to, just to go back to India. I really want to thank the Embassy of India and also Air India in making sure that all the people who are here stranded in Manila
are getting back on time and also getting back safely to their places. And I hope that people who are stranded here in other parts of the Philippines and the world also could go back. जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को अचानक मौसम खराब हो जाने से जोरदार बारिश के साथ बिजली भी गिरी। नियंत्रण रेखा के पास बिजली गिरने से सेना के एक जवान की मौत हो गई। 40 RR के राइफलमैन मोहम्मद आसिफ को आज उनके निवासी गुरसाई तहसील मेडर जिला पुंछ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इस दौरान सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सोमवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे जिले का मौसम अचानक से खराब हो गया था और थोड़ी ही देर में गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। इसी दौरान सावजिया क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास जोरदार आवाज के साथ बिजली गिरी। राइफलमैन मोहम्मद आसिफ इसकी चपेट में आकर बेहोश हो गए। पता चलते ही कुछ दूरी पर मौजूद साथी उन्हें उपचार के लिए शिविर ले आए, जहां पर जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को एक बार फिर से अपने तेवर से रूबरू कराया। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात मैंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान भी कही थी। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि कोरोना के दौरान वे सांप्रदायिक तनाव पैदा करेंगे तो वो ऐसा नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरे साथ राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए पर्याप्त समय है, थोड़ा धैर्य रखिए, चुनाव अभी भी दूर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि लॉकडाउन को अभी जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ग्रीन जोन वाले जिलों में बसें चलेगी। कोलकाता में फिल्म इंडस्ट्री भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करेगी और हालांकि यहां पर सिर्फ एडिटिंग और डबिंग का काम ही किया जा सकेगा, शूटिंग की अनुमति नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि लगभग 1 लाख प्रवासी मजदूर अलग अलग साधनों से बंगाल आ चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल में पुलिस रेड जोन को A, B और C कैटेगरी में डिवाइड करेगी और उसी के मुताबिक छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि रोजाना 3000 के करीब केस सामने आ रहे हैं। केरल की बात करें तो यहां पर 5 नए मामले सामने आए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर के जानकारी देते हुए कहा कि केरल में आज 5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 4 विदेश से लौटे हैं जबकि एक चेन्नई से लौटा है और राज्य में कुल केस 529 हैं जिसमें सिर्फ 32 एक्टिव केस हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 7 मई से विदेश में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और भारतीयों को विदेश से वापस लाने का ये सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है। पहले खाड़ी युद्ध के दौरान 1.7 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित MSME, खुदरा कृषि और कॉरपोरेट समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पिछले 2 महीने के दौरान 5.95 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इन बैंकों से 1 मार्च से लेकर 8 मई तक 1.18 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB ने 1 मार्च से 8 मई 2020 के दौरान MSME, खुदरा कृषि और कॉरपोरेट क्षेत्र के 46.74 लाख खाताधारकों को 5.85 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी है, जबकि इस दौरान NBFC को 1.18 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया पर एक कथित विवादास्पद बयान को लेकर राजद्रोह के आरोपों के साथ FIR में कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आदेश दिया है। जफरुल को 22 जून 2020 तक राहत दी गई है। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जफरुल खान को नोटिस भेजकर उसे अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप जल्द जमा करने को कहा था, जिससे उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर दी थी। इसी को लेकर के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जफरुल इस्लाम खान ने पूरे देश को बदनाम किया है। जिस तरह से
उन्होंने फेक न्यूज के आधार पर एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि अरब कंट्री अगर नाराज हो गए तो भारत में जलजला आ जाएगा। कोई जलजला भारत में आने वाला नहीं है, क्योंकि अरब देशों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली उससे पूरी दुनिया में भारत के छवि को नुकसान किया उन्होंने। ठीक है, अभी उनको इंटरिम राहत मिली है, लेकिन ये बात उनको मानना चाहिए। पहले उन्होंने एक बार माफी भी मांगी, फिर माफी भी वापस ले ली। भारत में कोई धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस के मुद्दे पर भी देश को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बात लिखते हैं। और जफरुल इस्लाम खान तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए जो उनका नामांकन हुआ है उससे वो चेयरमैन है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। जरूर हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया है, लेकिन उनको तुरंत माफी देश से मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों पर बोलते हुए चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। You see, we kept our number to basic minimum for a very long time, almost for 1.5 months. After that, there has been some outbreak in a slum type, a congested area called Bapu Dham. Primarily, there are two families which has contributed to 70-80% of it. One family with 18%, another with 40%, and total number of houses, if you see in that area, also 10 houses. So out of 150 active cases that I've got, 100 comes from just 10 houses in one particular slum-like area. So that had to happen. We are taking care. We have contained that zone, and necessary treatment is going on. Some people are getting cured also. That's how it is. Our assessment has always been that there will be an infection. The mode of this infection is still not clear, how it travels, whether by air or by anything else, that we don't know. That is how we have kept 1,500 beds ready in hospital. We have kept 5,000 extra COVID care centers where mild symptoms and other people will stay. We have kept hostels ready. We knew there will be an outbreak. So we are prepared, not that we didn't calculate. It moved initially very slowly, it was contained. And later as some people started not strictly following the social distancing norms and all in little poor areas, slum areas where in one small hut or a small house, 10-15 people stay. So in one family suddenly we get that big number. We are prepared, we anticipated it. किसानों की आत्महत्या के मामले पर भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लोग कह रहे ने भी खुदकुशियां ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। देश में आज से 15 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है और उसी को लेकर के उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इतने दिन के बाद ट्रेन चल रही है। आपने देखा पैसेंजर भी कितने खुश हैं और ट्रेन चलने से हमेशा पूरे देश में हर्ष जो है वो खुशी की लहर होती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं जैसे जो हमने जो आज की तैयारी है उसमें सबसे पहले जो है वो कंफर्म रिज़र्व टिकट लेके ही पैसेंजर स्टेशन के अंदर एंटर कर सकता है। वेट लिस्ट टिकट जो है आज मान्य नहीं है। और इसके अलावा आप जब देखें तो जो कंफर्म टिकट लेके पैसेंजर एंटर करता है तो उसकी वहाँ पे एक तो स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सोशल डिस्टेंस आपने देखा होगा कि मार्किंग की हुई है हमने, वहाँ से करते हुए स्टेशन के अंदर एंटर करता है। जैसे वो स्टेशन में एंट्री होती है उसकी, तो उसमें RPF और बाकी जो स्टाफ है, स्टेशन स्टाफ है, उसने थर्मल स्क्रीनिंग काउंटर है वो मैन किया हुआ है, उसकी थर्मल चेकिंग होती है। पैसेंजर बिल्कुल हेल्दी है, इसको चेक किया जाता है और उसके बाद जो है वो विधिवत तरीके से पैसेंजर को अंदर लाके कोच के अंदर बिठाया जाता है। कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने CM अमरिंदर सिंह पर कटाक्ष किया है। कल्ला सूबा पंजाब है जिथे सारा कुछ ही रिमोट कंट्रोल ते कीता गया है, जिथे
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਬਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮੀਆਂ दूर करनी है, कितनी नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार की दोपहर अजीत जोगी को देखने रायपुर के श्री नारायण अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईसीयू में भर्ती पूर्व सीएम अजीत जोगी को देखा और नारायण अस्पताल के डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। जोगी जी की तबीयत जब बिगड़ी तब उस दिन भी मैं उनके चिरंजीवी अमित जी से मैंने बात की थी, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। आज भी मैं उनसे मिलने आया था, परिवार के लोगों से मुलाकात हुई और डॉक्टर साहब से भी बात हुई है। तो हालात तो उसी प्रकार के बने हुए हैं और वैसे जोगी जी हमेशा मौत को मात देके हमेशा निकल के आए हैं। हम सब उम्मीद करें, ईश्वर से यही प्रार्थना की हमें शक्ति दे और फिर से स्वस्थ हों, यही कामना। वो लोग तो डॉक्टर लोग ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में, मैं टेक्निकल चीज़ें के बारे में। विभागों में खर्च की कटौती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने करीब करीब 1 साल होने को है और कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी की जाएगी, लेकिन अभी तक वादे पर काम शुरू नहीं किया गया है। इसको लेकर के प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता आज कांग्रेस के वादा खिलाफी को लेकर के और उनकी सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के 3 बजे से 5 बजे तक धरना में बैठे हुए हैं अपने घर के सामने में। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया और पूर्ण शराबबंदी करने के बजाय आज घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है, शराब में मार्केटिंग हो रही है, लोगों को पीने के लिए प्रवृत्ति बढ़ाने की ओर है। इसी प्रकार से किसानों के 2 साल की बोनस की उन्होंने वादा किया, आज तक किसानों के खातों में पैसा नहीं गया। 2500 रुपये अंतर की राशि नहीं पहुंच पाई है। 6 महीना हो गया धान खरीदी किए और उसके बाद में किस्तों की अब बात हो गई है कि इंस्टॉलमेंट में राशि देंगे। आखिर जो किसान बैंक से ब्याज लिए हैं उसका भुगतान कौन करेगा? छत्तीसगढ़ के जो मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं उनके खाते में कोई राशि नहीं है, न उनके भोजन की कोई व्यवस्था है और ऐसे में श्रमिक परेशान होकर के पैदल चल पड़े हैं। जिस प्रकार से मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के संकट के दौर में शराब की दुकानों को खोले जाने का विरोध उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश बीजेपी शराबबंदी सहित 5 मांगों को लेकर के राज्यव्यापी धरना दे रही है। राज्य भर में बीजेपी नेता अपने अपने घरों के बाहर 2 घंटे के लिए धरने पर बैठे और धारा 144 भी लागू है। इस वजह से सड़कों पर धरना देने के बजाय बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों के बाहर ही धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी धरना दिया। आने जाने के लिए तरस रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर रह के और पैदल चलने को मजबूर हुए हैं, मगर ये सरकार कोई आज तक किसी कदम नहीं उठाया। दूसरा विषय, आपने पूर्ण शराबबंदी का घोषणा आपने किया था, आपने वादा किया था कि शराबबंदी हम करेंगे, मगर आज देख रहे हैं 1.5 साल होने के बाद अब तो घर घर में गली गली में घर पहुंच सेवा प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार शराब गली गली में जो बिक रहा है उसका भी विरोध हम कर रहे हैं। 2 साल का बोनस किसानों को मिले, ये हमने मांग किया है। और तीसरा विषय हमने मांग किया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर के बात की है और राज्य के सीएम भूपेश बघेल की प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी है। 685 मजदूर भाई जो आप सब लोग फंसे हैं, जिसकी सूची आप लोगों ने भेजा है, वो पूरे नाम, पता, सूची, मोबाइल नंबर, स्थान सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को, जिला प्रशासन को हमने भेज दिया है। आपके लाने के लिए छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार और उनके पूरी अमला रूट चार्ट तैयार कर रहा है। शीघ्र ही आपको आपके घर, आपके ज़िले, आपके स्थान में लाने की सुनिश्चित कर दिए हैं और जल्द ही रूट चार्ट के हिसाब से आपको लाने की व्यवस्था की जा रही है। आप कृपया धैर्य बना रखें, आप तनिक भी विचलित न हों। छत्तीसगढ़ के कोरिया में महिलाओं ने शराब की दुकानें खोलने को लेकर के अपना विरोध जताया है और प्रदेश सरकार से पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकानें खुलने से उनकी घरेलू आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। वैसे ही देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते सभी काम बंद हैं, जिससे आमदनी नहीं हो पा रही है और उनके पति अगर कुछ कमाते भी हैं तो वो सारा पैसा शराब पीने में खर्च कर देते हैं। शराब को लेकर समस्या ये हो रही है सर, एक तो लॉकडाउन है जिसके चक्कर में तो काम धंधा वैसे ही सर बंद है। ऊपर से अगर 2-4 दिन अगर कुछ काम हो भी जाता है, हस्बैंड लोग कमा भी लेते हैं, तो वो तो आधा पैसा सर शराब में चला जाता है। तो घर कैसे चलेगा अगर पूरा पैसा शराब में लुटा देंगे? तो प्रॉब्लम सर होती है, घर चलाने में प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे हैं, डिस्टर्ब होते हैं, घर में बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि शराब दुकान बंद कर दिया जाए। अगर शराब दुकान खुली रहेगी सर तो पैसा फिर घर में नहीं आएगा सर, से पूरा पैसा फिर तो शराब दुकान में ही चला जाएगा। इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? जी, शराब को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हमारे पति जो है जितना कमाता है सब अपने पीने खाने में चला जाता है, हम उससे अपना घर परिवार नहीं चला पाते हैं। हमारे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत जाती है, खाने पीने में दिक्कत जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा देश में शराब बंद हो जाए। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 4 नए मरीज भी सामने आए हैं, जिसके बाद यहां मरीजों की कुल संख्या 8 हो चुकी है। वहीं इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और भी अब सख्त हो गया है। जिन इलाकों से मरीज मिले हैं उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव का जो यहाँ पे घर है उनके चारों तरफ जितने भी आने जाने के रास्ते हैं उस पर पुलिस लगा दी गई है और उस क्षेत्र को पूरी तरह क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनके जो घर में शेष बचे सदस्य हैं उनको भी डॉक्टर साहब के द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया है और जो सदस्य उनके संपर्क में आने की सूचना मिली है उनके भिंड भेज दिया गया है। उनकी आगे की जांच इत्यादि की कार्यवाही हो रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई। ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में ADGP राजा बाबू सिंह ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की और ग्वालियर में शहर के विश्वविद्यालय थाना और देहात के घाटी गांव थाने में ये योजना शुरू की गई है। इसमें डायल 100 के साथ ASI स्तर के अधिकारी को तैनात किया गया है और इसके लिए गैजेट्स, प्रिंटर, नेट कनेक्शन सहित तमाम साधन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। FIR आपके द्वार की टीम लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचेगी। वहां मौके पर ही टीम फरियादी की FIR दर्ज करेगी और ADGP राजा बाबू सिंह ने
ये कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के दौर में पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। एडीजीपी सिंह ने यह कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 31 अगस्त से FIR आपके द्वार योजना चलाई जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में रेंज हेडक्वार्टर के जो रेंज हेडक्वार्टर का जिला है उसके 2 थानों में प्रायोगिक तौर पे ये आज से लेकर के 31 अगस्त तक पायलट प्रोजेक्ट है शुरू किया गया है। हमने भी ग्वालियर रेंज का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये रेंज हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें घाटी गांव यूनिवर्सिटी थाने में ये 2 FRB पे FIR आपके द्वार मौके पे ही हमारे जो पुलिस का हेड कांस्टेबल ASI रैंक के अधिकारी हैं मौके पे FIR लेंगे और वहीं से वो सिस्टम से कनेक्टेड है, सीधे वो CCTNS में चला जाएगा। तो आज से हम यहाँ सुविधा ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस कदर कोरोना का कहर जारी है, आज इंदौर में कोरोना के आंकड़े 2000 को पार कर चुके हैं। इंदौर में अकेले 2016 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं, तो वहीं 92 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रेड जोन बने इंदौर में कई तरह की घटनाएं भी हुई थी, जहां पर पत्थरबाजी भी पुलिस और डॉक्टर्स पर की गई थी, जिसके बाद आरोपियों को जेल में बंद किया गया, जिससे कि कोरोना का संक्रमण जेल के अंदर भी पहुंच गया और करीब 30 कैदी संक्रमित हो गए हैं। लेकिन जेल प्रबंधन की सजगता से कोरोना का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैल पाया और कई कैदी स्वस्थ होकर कोरोना को जीतकर वापस भी आ चुके हैं। इसी को लेकर के NBA न्यूज़ के संवाददाता ने जेल अधीक्षक राकेश भांगरे से खास बातचीत की है। इस वक्त हम इंदौर केंद्रीय जेल पर हैं। ये वही जेल है जहां पर हाल ही में चंदन नगर में पत्थरबाज की घटना हुई थी और उस पत्थरबाज की घटना के बावजूद यहाँ पर कुछ कैदी लाए गए थे। कैदी लाने के उपरांत यहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला था। उसके बावजूद भी खास बात देखने योग्य बात ये है कि 1250 करीब 1250 कैदियों की क्षमता वाले जेल में करीब 2050 कैदी हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर जेल प्रशासन, जेल अधीक्षक की सजगता से काफ़ी अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, काफ़ी कुछ देख रखाव भी किया जा रहा है। हम इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत में जेल अधीक्षक राकेश भांगरे जी हैं। हम उनसे इस खास बातचीत में बात करेंगे कैसे और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। जो आप हाल देख रहे हैं जहाँ पर हमारे बंदी भाई रखे हैं जी, ये हैंडलूम कारखाना यहाँ संचालित था। यहाँ पर 13 हैंडलूम लगाए गए थे, जिसमें बंदी भाई अपने पहनने के कपड़े और चादर वगैरह का निर्माण करते थे। क्योंकि अब संक्रमण की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है इंदौर में और जेल में भी संकट आ चुका है, तो इस मशीनरी को निकाल के हमने बाहर रख दिया है और उसके स्थान पर हमने यहाँ पर 42 बंदियों को यहाँ पर रखा है। और सभी 42 बंदी वो हैं ये जो असराबाद क्वारंटाइन सेंटर से वापस स्वस्थ होकर प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 बंदी पॉजिटिव थे जो नेगेटिव आ चुके हैं। ऐसे बंदियों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में रखा गया है, क्योंकि जेल के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बंदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखा जा सके। इंदौर केंद्रीय सेंट्रल जेल पर हैं और यहाँ काफ़ी अच्छा जो साफ़ सफाई का है वो भी पूर्णतः किया गया है, साफ़ सफाई की गई है। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो जेल प्रबंधन की तरफ से खास तौर पे की गई है, ताकि अन्य कोई व्यक्ति अब कोरोना से ग्रसित ना हो। हमारे सहयोगी लियाकत साय के साथ इंदौर मध्य प्रदेश के लिए गणेश तिवारी, ANB न्यूज़। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुड़ासमा के चुनाव को खारिज कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विनी राठौड़ ने धोलका विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 2017 गुजरात चुनाव में चुड़ासमा ने 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। चुनाव याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया कि चुड़ासमा ने चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया। श्री भूपेंद्र चुड़ासमा का जो इलेक्शन हुआ था धोलका प्रांत से 2017 में, वो सेट असाइड किया है। हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन के वक्त
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था, ये उल्लंघन इस प्रकार का था जो पूरा इलेक्शन विशिएट करता है। हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि पोस्टल बैलेट्स इलीगली रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट किए थे। पोस्टल बैलेट्स 429 थे और विक्ट्री मार्जिन 327 था। क्योंकि पोस्टल बैलेट्स की संख्या ज़्यादा थी जो इलीगली रिजेक्ट हुए थे, गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा होल्ड किया है कि ये इलेक्शन मटीरियली अफेक्ट होता है इस कंडक्ट से। हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और श्री भूपेंद्र चुडासमा हैंड इन ग्लव थे, वो लोग मिले हुए थे और इसीलिए करप्ट प्रैक्टिस भी इसमें साबित होता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसलिए करप्ट प्रैक्टिस के ग्राउंड पर भी इलेक्शन सेट असाइड किया है और भूपेंद्र चुडासमा जी के वकीलों ने स्टे का रिक्वेस्ट किया, पर हाईकोर्ट ने उनकी स्टे की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है जो हमें ये बताता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन प्रोसीजर के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी गाइडलाइंस का पालन करना। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दिल्ली के बॉर्डर से लगे अलग अलग इलाकों से वकीलों को दिल्ली आने की इजाज़त देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जो वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसी जगहों पर रह रहे हैं वे दिल्ली के अपने दफ्तरों में नहीं आ पा रहे हैं। वकीलों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने यूपी से कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचने पर नोटिस जारी किया है और इसी को लेकर के बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन केसी मित्तल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आज PIL लगा हुआ था, हमने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से जो मैंने फाइल किया और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और मेनली जो हमारी ग्रीवेंस है वो है स्टेट ऑफ यूपी और हरियाणा को ज़्यादा ही रिजिड थे कि भाई आप बॉर्डर पे जब होम मिनिस्ट्री ने 1/5 को गाइडलाइंस इशू कर दी हैं कि प्राइवेट ऑफिसेज आप खोल सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं, तो आप जो वकील NCR में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, साहिबाबाद में रह रहे हैं या गुड़गांव में रह रहे हैं या फरीदाबाद में रह रहे हैं, तो उनको आप कैसे रोक सकते हो बॉर्डर पे? आप उनको तो अपने ऑफिस से अलाउ करने के लिए आप उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। अब वो क्या कहते हैं कि साहब अगर आप चले गए तो आप वापस नहीं आओगे बॉर्डर पे। इस तरीके का एटीट्यूड है उन लोगों का, तो ये बहुत गलत रवैया उनका था दोनों स्टेट्स का। और देखिए, दिल्ली सरकार ने हमारी मदद की, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये ग्रीवेंस सही है, इनके आने जाने दिया जाना चाहिए और इनके ऑफिसर्स को वकीलों के खोलना चाहिए। दे वर आउट एंड आउट हमारे साथ पूरा। उन्होंने यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ तो उनको नोटिस जारी हो गया है और वो हम सर्व करा देंगे। इसके दौरान में फिर मैंने कहा कोर्ट से कि भाई हमारा ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन तो है नहीं आपस में, ये भी वकील है, हमारी बात का सारे वकील बड़े कॉन्शियस भी हैं और एक डिसिप्लिन क्लास है कि भाई हम खुद ही कोविड को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से अनुशासन बरत रहे हैं सारे वकील अपने तरीके से। लॉकडाउन के समय में नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद का एक टिकटॉक वीडियो जारी किया है, आप भी देखिए। पंख बोलते हैं वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मंजिल मकसूद डेस्टिनेशन टिकटॉक, खोल लो अपने फोन, फॉलो करो, सही जगह पहुंचो, नवजोत सिंह सिद्धू ऑफिशियल। देश में लॉकडाउन के बाद केंद्र और राज्यों की सरकारें कितना भी मजदूरों की मानवीय सहायता का दावा करें, लेकिन जमीन पर वास्तविक स्थिति बहुत ही दुखद है। सबसे बड़ी मुश्किल उन प्रवासी लोगों के लिए है जो पंजाब में रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, जिनके पास अपने खाने के लिए कुछ है और नहीं रहने की कोई जगह। जो पास में था वो भी पिछले दिनों में खत्म हो गया है। इनकी न सरकार ने सुनी न प्रशासन ने, जिसके बाद इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से अपने राज्यों की तरफ जाने का मन बना लिया और ऐसे ही 38 लोग मोगा से मुरादाबाद के लिए साइकिलों, रिक्शा और रेहड़ियों पर निकले हैं। जब उन प्रवासी मजदूरों से पूछा गया तो उनका कहना था कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया उनकी परेशानियां भी बढ़ती गई, उनके पास जो था वो खर्च हो गया।
मुरादाबाद जाना है। तो ऐसे रेडी पे इतने बच्चों के साथ रेडी पे जाना है। क्या बात हो गई थी? क्या करें, खाने ही नहीं मिल रहा, क्या करें, कुछ भी नहीं मिल रहा। खाना भी नहीं मिल रहा। वहाँ क्या काम करते थे? ये रोड का काम करते, रोड का रोड बनाते थे। तो क्या हो गया, ठेकेदार ने जो नहीं, मालिक ने दिया खाने के लिए 3 महीने ऐसे होगा पड़ा हुआ, 2 महीने रोड में। साइकिल से आ रहे हैं सभी, हमारे साथ में ही है। कितने जने हो? हम 38 जने। कहाँ जा रहे हो? हम यूपी। क्या बात हो गई? बात तो कुछ भी नहीं है, अब ये लॉकडाउन में हमारे पास ना पैसा है ना ही कुछ है। काम क्या करते हैं वहाँ पे? ये रोड बनाने वाला काम करते हैं, रोड बनाने का। ठेकेदार के अंदर? हाँ। तो ठेकेदार ने कुछ नहीं दिया? नहीं, उसने नहीं दिया। वैसे पुलिस ने थोड़े दिन मदद की थी, 15-20 दिन खाना वाना दिया था उन्होंने। फिर उनके बाद क्या नाम है, बोलने लगे कि भाई नाई नुकर करने लगे कि अब कि भेज देंगे। ऐसे 5-6 दिन हो गए, 1 आध हफ्ता भी हो गया, आए ना कुछ। फिर हमने सोचा भाई अब चलना चाहिए, जब सरकार ने भी ऐसा ना कर रहा। कोरोना वायरस के चलते पंजाब प्रशासन ने दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए अलग अलग दिन का समय दिया है, लेकिन अजनाला के लोग हैं कि मानते ही नहीं। दुकानदार बिना वजह दुकानें खोल कर बैठे थे। यहां पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद करवाई और वहीं बिना पास के घूम रहे वाहनों के चालान भी काटे। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀਬ 4-5 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना संक्रमण के 11 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल 118 मरीज हो गए हैं। वहीं मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। 11 मरीजों में 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। ये सभी मरीज एक गांव के 2 परिवारों के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति दिल्ली की आजादपुर मंडी में अकाउंटेंट का काम करता है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद से पहली ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के दमोह के लिए चलाई गई है, जिसमें करीब 1400 यात्री सफर कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी ट्रेन फरीदाबाद से ग्वालियर के बीच जाएगी। बता दें कि ट्रेन से घर जाने वाले यात्री बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। हरियाणा के नूहू मेवात में कोरोना केसों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। बता दें कि पिछले 2 दिनों में जिले में एक भी नया केस सामने नहीं आया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने राहत भरी सांस ली है। बता दें कि जिले में 60 में से नल्हड मेडिकल कॉलेज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 57 लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ होने के चलते डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब एक्टिव केसों की संख्या 3 ही रह गई है। इस कड़ी में सीएमओ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हमारे पास 60 टोटल केस आए हैं मेवात में टिल डेट, और अभी एक्टिव केसेस की बात करूं तो 3 एक्टिव केसेस हैं। 57 केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज होकर अपने घर ठीक होकर जा चुके हैं। अभी पिछले आज और कल में कोई केस नहीं आया। जो परसों मेडिकल कॉलेज का एम्प्लॉय था जिसका केस कोरोना का पॉजिटिव आया था, उसके कॉन्टैक्ट्स की भी ट्रेसिंग कर ली गई है, उनके सैंपल भेज दिए गए हैं। अभी रिपोर्ट अवेटेड है। कुल मिलाकर पिछले 2 दिन के 292 के करीब के टेस्ट की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है। हरियाणा के रेवाड़ी में भी कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली का पसेड़ा बॉर्डर से अपने भाई से मिलकर आई सेक्टर 4 निवासी महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसका देवर महिला से मिलने पहुंचा था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एहतियातन देवर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि इससे पहले रेवाड़ी में एक साथ 3 पॉजिटिव केस मिले थे और अब रेवाड़ी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है। इसकी पुष्टि नागरिक अस्पताल के
सीएमओ डॉक्टर सर्वजीत थापर ने की है। रेवाड़ी जिले के अंदर अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले थे। उनमें जो हमने उनके कांटेक्ट की पॉजिटिव की हिस्ट्री ली, उनको मिला, उनके देवर से बात की, उनके देवर को हमने कांटेक्ट किया, अपना आइसोलेशन वार्ड में रखा, उसकी सैंपलिंग की और आज उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें उस महिला का देवर पॉजिटिव पाया गया। रेवाड़ी जिले में अब ये पॉजिटिव चौथा केस है जिसमें देवर है वो उसके घर आता जाता था। हरियाणा के पानीपत से हजारों मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए हरियाणा रोडवेज की 100 बसों को लगाया गया है, जिसमें अभी तक कुल 30 बसों को बुलंदशहर और रोहतक भेजा जा रहा है। सभी मजदूरों का मेडिकल टेस्ट करने के बाद बस में बैठाया जा रहा है और साथ ही उन्हें खाना भी दिया जा रहा है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर मजदूरों को बैठाया जा रहा है। खाने पीने की बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पे। इस समय जो पैसे था हम लोग खा करके बस ख़त्म हो गया है। पैसे की बड़ी दिक्कत चल रही है, पैसे भी नहीं कहीं से आ रहा है कि पैसे मिले कहीं से, दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। जो है पानीपत से लगभग अभी तक जो है फिलहाल 30 गाड़ियाँ निकली हैं। किस रूट पे निकली? ये 20 गाड़ियाँ तो बुलंदशहर के लिए और 8-10 गाड़ियाँ रोहतक के लिए निकाली है और बाकी हमारी गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ तैयार की हुई है हमने। जैसे ही प्रशासन के आदेश आते हैं, जहाँ के भी आते हैं, वहीं पर गाड़ियों का रवाना कर दिया जाएगा। इनमें जैसे गाड़ियों को तो सैनिटाइज किया जाता है और जो चालक परिचालक होते हैं उनके लिए मास्क उपलब्ध हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध है और दस्ताने वगैरह सभी चीज़ उपलब्ध कराई गई हैं। ये तीनों चीज़ देने के बाद ही गाड़ी में को रवाना किया जाता है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा के खिलाफ NSUI के पदाधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। संबित पात्रा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर के ट्विटर पर टिप्पणी की थी, जिसके संबंध में NSUI ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 2 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के बारे में एक उटपटांग टिप्पणी का पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट से किया है। संबित पात्रा जी हम जानते हैं मानसिक रूप से वो अलग हो चुके हैं और इस प्रकार से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बारे में बयानबाजी करना, उटपटांग लिखना कि इस मांग को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI पूरे देश भर के हर राज्यों में संबित पात्रा के खिलाफ FIR करने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में भी हम यहाँ पर कोतवाली थाने में संबित पात्रा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर आए हैं और हमने पुलिस में मांग की है कि उस पर FIR तत्काल दर्ज हो और आज से कल से हम सभी NSUI के लोग प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाके थानों में जाके संबित पात्रा के खिलाफ FIR कराएंगे।
हरियाणा के पंचकूला में पुलिस ने आवागमन बंद करने के लिए पर्याप्त संख्या में नाके लगाए हैं। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर सेक्टर 16 के रेजिडेंशियल एरिया को सील किया गया है, तो वहीं एक व्यक्ति ट्रक में सब्जी से भरी बोरियां लेकर आया और रख कर चला गया, जिसकी सूचना वहां के रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी और सूचना पाकर पुलिस चौकी इंचार्ज पहुंचे तो वहां पर एक युवक खड़ा था जो सब्जी की बोरियां रखकर जाने वाले व्यक्ति के बारे में जानता था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वह पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस सब्जी को लेकर के पुलिस चौकी में पहुंची और जांच कर रही है। कोई 4 व्हीलर वाला छोड़ के दौड़ गया यहाँ से और अभी इसके बारे में जांच कर रहे हैं कि कौन था कौन नहीं था ये, और उनको कब्जे में ले गए। कहाँ से आए? ये बगैर नाकों से आया था, यहाँ भी नाका लगा हुआ था और ये साइड से पिछले नाके वाले से बहाना लगा के साइड से आया। तो ये लोग भी गिरफ्तार किया ये लोग दौड़े हुए हैं, ये जांच करके जो भी होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में बंद पड़ी दुकानों को प्रशासन ने खोलने की अनुमति न देने का विरोध होना अब शुरू हो गया है। जिले में सिविल प्रशासन ने जरूरी वस्तुओं, मेडिकल, आरोग्य, पानी, कृषि के साथ संबंधित दुकानों को अलग अलग समय के दौरान न खोलने की मंजूरी दी हुई है, लेकिन कपड़ा व्यापारियों, ज्वेलर, बर्तन की दुकानों और रेडीमेड कपड़े, मुनियारी का सामान और बूट और चप्पल विक्रेता और मोबाइल बेचने वालों के लिए प्रशासन ने इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी है। तो अपनी दुकानों को खुलवाने के लिए इन सभी दुकानदारों की ओर से जो एक एसोसिएशन बनाई गई है, यूनियन के प्रतिनिधियों ने स्थानीय एसडीएम दफ्तर में पहुंचकर एक एसडीएम ओम प्रकाश को ज्ञापन दिया है। कुछ दुकानदार है ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਰਟੀਸੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਣ ਲਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੰਜਾ ਕਸ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਸਿੱਟਣ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਚੱਕਿਆ ਚੱਲ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। सही चलो, सही काम करो, किसी को कोई दिक्कत ना आए। हरियाणा के पलवल में लॉकडाउन के बाद से ही एडीजीपी आरसी मिश्रा एक के बाद एक जिले का दौरा कर रहे हैं और जिले की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। एडीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को लॉकडाउन को लेकर के पालन करवाने को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और आपने देखा है कि शहर में चहलकदमी हो रही है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सबको दिए जा रहे हैं कि सभी मास्क के साथ निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखेंगे और कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से जो है इसको चलाना है। आपने ट्रैफिक का मूवमेंट भी देखा है कि काफ़ी कंट्रोल में है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी धीरे धीरे जो है उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, किसी तरह की उनकी प्रॉब्लम, चाहे खाने की, पीने की, पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है और सभी नाके पूरी तरह से हमारे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर नाके में हमारे जितने भी जवान हैं सब जो है मुस्तैद वहाँ पे खड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। कहीं से किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। हरियाणा के नूंह में नकली करेंसी के मामले में नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी करीब 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को नीमका गांव से गिरफ्तार किया गया है, जिसे बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
नकली करेंसी के मामले में 3 साल से आरोपी फरार चल रहा था और ये शातिर आरोपी आज गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद इसे रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी किस तरीके से कितना कारोबार इसने बढ़ाया था और जब तक ये फरार रहा 3 साल से तो इस अवधि में ये कहाँ पर गया और इसने क्या कुछ किया है। इस दौरान इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। एक एफआईआर दर्ज हुई थी 123/17 नकली नोटों के बारे में, 420 67 68 489 ए एफआईआर नंबर 123 पीएस पिनंगवा हमारे थाने का पर्चा दर्ज हुआ था, जिसमें फकरू सन्नोक रोजदार गांव नीम का, जिसको पीओ घोषित कर रखा था, जिसको आज पकड़ा गया, इसको नीम का गांव से गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय का टाइम नहीं रहा, इसको कल सुबह पेश किया जाएगा अदालत में। जी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण इस प्लांट में लगभग 40 दिनों से काम बंद था। कंपनी के मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में ऑपरेशन 22 मार्च से निलंबित कर दिया गया था। मारुति कामगार यूनियन के महासचिव कुलदीप जांघू ने बताया कि मानेसर प्लांट और गुरुग्राम प्लांट में टोटल 20,000 कर्मचारी काम करते हैं। फिलहाल मानेसर प्लांट में सिर्फ 2,200 कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया गया है। मानेसर प्लांट में प्रोडक्शन का शुरू कर रहा है, वो एज ए ट्रेनिंग है कि हमने गाड़ी बनानी है तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। किसी भी तरह जो हमारे सरकार के दिशा निर्देश हैं वे पूरी तरह फॉलो हों, वे उल्लंघन ना हो उनका, ये हमारा मुख्य टारगेट है। तो एक गाड़ी बनाने में हमने क्या क्या सावधानी बरतनी है वो आज हमारा एज ए ट्रेनिंग है। उत्पादन करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसको फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। इसको कितना फर्क पड़ा है लॉकडाउन के 48 दिनों में मारुति उद्योग लिमिटेड को? मारुति उद्योग लिमिटेड पे तो बहुत असर पड़ा है, साथ साथ में और इंडस्ट्रीज पे भी असर पड़ा है, पूरे देश की इंडस्ट्रीज पे असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल बहुत ही नीचे चली गई अर्थव्यवस्था। और बड़े उद्योग हैं, मारुति है, होंडा है, हीरो है, इसके साथ साथ इनके जो वेंडर हैं, इनके जो सप्लायर्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनके लड़कों की सैलरी का इफेक्ट आ रहा है उनका। वे जो छोटे सप्लायर हैं, छोटे वेंडर हैं, वे अपने लड़कों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे। तो स्वाभाविक है अगर मारुति या दूसरी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वे चलेंगी तो कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार मिलेगा और वो उद्योग भी चलेंगे, छोटे उद्योग भी चलेंगे। आज कितने कर्मचारियों से उद्योग चला रहे हैं? हमारे यहाँ गुड़गांव में तो करीब 3500 वर्कर आए हैं और मानेसर में भी करीब 2100-2200 वर्कर मानेसर में भी आए हैं। हरियाणा में करनाल के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किसान बनकर बीज भंडार दुकानों का निरीक्षण किया। दरअसल उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदार किसानों को महंगे दामों पर बीज दे रही हैं, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ने बीज दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि अधिकतर दुकानदार किसानों को तय कीमत से अधिक दाम पर बीज बेच रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने कार्रवाई के आदेश भी दिए। किसान को बहुत परेशानी है क्योंकि एक तो लॉकडाउन में किसान को अभी तक फसल का पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से अगली फसल की जो तैयारी करनी थी किसान को, उसके लिए अगर वो बीज खरीदने आता है यहाँ, ना तो उनको कोई भी सरकारी पर्ची मिलती, ना उसका बिल देते, ना ये पता कौन सी वैरायटी लेके जा रहा है किसान। और जो 35 रुपये किलो सीड होता था वो आज 110 रुपये किलो, मेरे से 120 रुपये किलो मैंने खुद खरीदा, जिसकी पर्ची भी मेरे पास है। और डिप्टी डायरेक्टर जी मेरे साथ थे, मैंने इनको शिकायत की थी। जी देखिए, ये एक ज़रूरी इसलिए हो गया था कि इस लॉकडाउन के चलते अभी किसानों जैसी फसल काटी और नई आगामी फसल के लिए बीज की तैयारियां चल रही थी, बीज लेने की तैयारियां चल रही थी, तो उसमें ये निकल के आया कि कुछ दुकानदार पिछले साल से दुगना भाव ले रहे थे, तो इसके लिए और ये उसके साथ बिल भी नहीं दे रहे हैं किसानों को। तो आज ये किया गया कि एक बारी जा करके खुद हम एक किसान बन करके और ये देखें कि वास्तव में किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। तो तकरीबन 90% दुकानों पर यहाँ सब्जी मंडी में ये पाया कि ना तो ये किसी को बिल दे रहे हैं और इस लॉकडाउन का नाम ले करके कि भी 2 दुकानें बंद करनी है, हमारे पास बिल नहीं है, बाद में बिल देंगे आपको, ये सब चीज़ें करके 90 रुपये से लेके 120-130 रुपये तक ये उन पे बेच रहे थे। देखिए, आप निश्चित तौर पर ठीक कह रहे हैं कि इनको जो परमिशन दी गई थी वो दी गई थी कि किसी किसान को कोई परेशानी ना हो, ना कि इस तरह का आचरण करने का और इस तरह की लूटपाट करने के लिए छूट दी गई थी।
इसमें इनके खिलाफ जो असेंशियल कमोडिटी है सीड एक्ट के तहत उसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। आतंकी रियाज नायकों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने पीओके में बड़ी संख्या में बैट टीम की तैनाती कर दी है और ये टीम लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिशों में जुटी हुई है। और इधर भारत ने भी पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। यह रिपोर्ट देखिए।